हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोह एजुकेशन पे। डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि बुक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं और मार्केट में बुक्स के साथ साथ अब तो ऑनलाइन भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अब इसको आप कह लीजिए, इस वीडियो को कैसे स्टडी करें, हाउ टू स्टडी, या जो भी समझिए आप। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये मेरी विचारधारा है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। आप अगर इससे संतुष्ट हों, सहमत हों तो इसे फॉलो अप करिएगा और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो आइए देखते हैं ये हाउ टू स्टडी साइंटिफिक मेथड कह लीजिए या एक आइडिया कह लीजिए। ये आइडिया है मेरा, ठीक है। आप देखिए, इसे अच्छा लगता है तो फिर फॉलो करिएगा और नहीं तो फिर आपका माइंड अपने हिसाब से काम करेगा ही। एक्चुअली क्या है कि पढ़ने का सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। पढ़ने का अपना टाइम होता है। कोई 6 घंटे पढ़ के उस चीज़ को गेन कर पाता है, कोई 1 ही घंटे में पढ़ के उसको गेन कर लेता है, ठीक है। कोई 1 बार पढ़ता है तो वो गेन कर लेता है, कोई उसको 10 बार पढ़ता है तो गेन कर पाता है, कोई लिख लिख के पढ़ता है तो गेन कर पाता है। इस तरीके से सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, वो डज़न मैटर है। बट एक सिंपल और जनरल तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, देखते रहिए। तो आज की टेक्निक है जो मेरी, इसको आप टेक्निक कह लीजिए या एक आइडिया कह लीजिए। ये मेरा आइडिया है RWRPD का, ठीक है। RWRPD है क्या, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। जनरली आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पढ़ने का और लिखने का, क्या पढ़ना है क्या लिखना है, कैसे तैयार करना है क्वेश्चंस को या किसी भी चीज़ को। चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे आप रिटन टाइप के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, ये दोनों में आपके बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। ये चाहे जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, और चाहे जो ग्रेजुएशन कर रहे हों उनके लिए भी है। सभी के लिए, मतलब किसी भी इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये एक टेक्निक है RWRPD, ये मैं फॉलो करता हूँ, शायद आप भी फॉलो करें इसको तो समझ में आएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले RWRPD में R है, R फॉर रीड, ठीक, यानी कि पढ़ना। अब पढ़ने में क्या पढ़ना है, बहुत मोटी सी किताब होती है, ठीक है। हज़ारों शब्द, हज़ारों वाक्य और पूरी 100, 200, 300 पेजेस, 400 पेजेस, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं। अभी क्या पूरी बुक्स पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, देख लेते हैं। तो रीड, पहला पॉइंट है रीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सबसे बड़ी बात कि आपको सबसे पहले रीड बुक करने से पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या एकेडमिक कर रहे हैं किसी भी चीज़ से या किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना चाहिए, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद फिर उस सिलेबस को लिखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से बुक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी सेम टू सेम। कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मस्ट है, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ना, यानी ज़्यादा कूड़ा करकट अपने दिमाग में डालना नहीं है। जितना आप कूड़ा और करकट अपने दिमाग में डालेंगे उतनी ही मेमोरी फुल होती चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा मेमोरी फुल होगी तो हैंग आउट हो जाएगा, क्या समझ रहे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा बेकार की चीज़ें पढ़नी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि रीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। और अच्छा होगा साथ ही साथ कि आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस देख लें। अगर ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस देख लें, मॉडल पेपर देख लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में इस सिलेबस में जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछता है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम टू रीड अनरिलेटेड थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरू करते हैं पहले पेज से, पहले पेज से शुरू करते हैं और 400वां पेज पढ़ डालते हैं, जबकि समझ में उनको कुछ भी नहीं आता है,
ठीक है। लोग कहते हैं एक ही बार रीडिंग की है, अभी दूसरी बार रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा, तीसरी बार करेंगे तो समझ में आएगा, चौथी बार करेंगे तो क्या भैया एक ही बुक थोड़ी पढ़नी है यार, 100 बार उसी को पढ़ोगे। और भी बुक्स पढ़नी है, तैयारी करनी है। तो अनरिलेटेड चीज़ों को ना पढ़िए, जो आपके सिलेबस में नहीं हो, जो आपके काम की नहीं हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना लिखा गया है, चूँकि किताब का एक मानक होता है लिखने का, बुक का एक क्राइटेरिया होता है लिखने का, ठीक है। राइटर्स जो है अलग अलग शब्दों, अलग अलग वाक्यों से अपने जो भी बुक है उसको संबोधित करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी बातों को, ठीक है। तो आपको अनरिलेटेड थिंग्स, अनरिलेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ना है कुल मिला करके, ठीक है ना। दूसरी बात कि रीड केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर पहली बार भी, कई वीडियोस में बताते हैं लोग, पहले आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ डालिए, फिर अरे सरसरी निगाह से मतलब है कि भाई उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस रट्टू तोता तरीके बस पढ़ते चले गए, ये ख़त्म, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में ही समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक। रीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले उस बेसिक को पढ़िए। सपोज़ आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे जो सेंट्रिक होता है इसका, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का जो सेंट्रिक है वो होता है राज्य, मीन्स स्टेट। अब राज्य के बारे में ही सारी कहानी होती है पॉलिटिकल साइंस में, राज्य के बारे में ही चर्चा होती है, राज्य के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो अब हमें स्टेट को समझ लेना है कि व्हाट इज़ द स्टेट, मीन इसके बेसिक्स को समझ लेना है। किसी भी चैप्टर या बुक को समझने का सबसे मेन और सबसे आसान तरीका होता है कि उसके बेसिक्स को समझ लेना। अगर बेसिक आता रहेगा तो आप टफ से टफ चीज़ भी, उसकी कठिन से कठिन चीज़ को भी आप समझ पाएंगे। सेम टू सेम एज अ मैथ समझिए इसको भी, ठीक है ना। मैथ में क्या है कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, साथ ही साथ आप जैसे परसेंटेज वगैरह हैं ये सब निकालना जानते हैं, तो आप उससे टफ से टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी है, सोशल साइंस और साइंस सभी चीज़ों में ये काम है कि आप बेसिक्स को ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करें हमेशा। क्यों, सपोज़ कि एग्ज़ाम में कभी कुछ ऐसा पूछ लिया गया कि सपोज़ उसका आंसर आपको नहीं आता होगा, ठीक है। मान लीजिए लिखने को आ गया कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको आंसर आपको नहीं आता होगा, सपोज़ कि मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन से संबंधित उसके बेसिक्स तो एटलीस्ट पता ही होंगे। अगर आप उस बेसिक को भी लिख के आ जाएंगे और उसको भी डिफ़ाइन कर देंगे अच्छे से ना, तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत दिमाग भी चल गया आपका, तो वहाँ पर आप उस बेसिक से उस क्वेश्चन को रिलेट करके लिख दिए तो अच्छा खासा नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐड बेसिक्स प्लस फैक्ट्स, ठीक है। बेसिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में फैक्ट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फैक्ट्स को लिखते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। फैक्ट्स को याद करना होता है, समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। फैक्ट्स जो है आपको याद कर लेना है, बेसिक्स के साथ फैक्ट्स को भी ध्यान रखते चलेंगे। नेक्स्ट है को रिलेट योर रीडिंग विथ करेंट प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या है, आपकी जो रीडिंग है, आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको, अब आज के समय में ऐसा हो गया है ना कि आप केवल बुक को पढ़ करके नहीं छोड़ सकते हैं कि आपने रीड कर लिया और उसके नोट्स बना लिया, आपका ख़त्म हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं अगर वो डायनेमिक है, अगर वो जो है करंट इशू से मैच करता है या कहीं वर्क करता है, वो चीज़ कहीं रिलेट करता है वो सब्जेक्ट या वो थिंग, तो आपको उसको करेंट और प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उसके साथ को रिलेट करके पढ़ना होगा, आपको उसके नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। सपोज़ जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, आईआर सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, तो आईआर बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, ठीक है ना। हमेशा डे टू डे लाइफ में ये चेंज होती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो आपको आईआर अगर पढ़ें तो आईआर का बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप आईआर के करंट पे प्रेजेंट पे ध्यान रखना होगा कि विदेश नीति क्या चल रही है इंडिया की दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब ये जो करंट और प्रेजेंट चीज़ें हैं ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, मीन्स अपने देश में क्या हो रहा है, और बाहर के देशों के साथ रिलेशन के हमारा रिलेशन कैसे है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मीन्स आपको अप टू डेट रखना है अपनी रीडिंग को केवल रीड नहीं करना है, अप टू डेट रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं केवल रीडिंग के लिए, ठीक है। रीड क्या करना है आपको, सबसे पहली बात फिर से समझ लेते हैं कि आपको रीड करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है, और अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है
अनरिलेटेड थिंग्स को पढ़ने में, ठीक है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम टू रीड अनरिलेटेड थिंग्स। और ये जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ें। ये सोच के मत पढ़ना कि अभी मैं चौथी बार भी पढ़ूंगा इसको, ठीक है ना। पहली बार में क्लियर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है यार, क्यों बार बार उसको पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़ना है उसको, पहली बार मेहनत करना है ताकि आपको सेकंड बार अगर रीडिंग करते हैं आप तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए फिर वो, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर ध्यान से पढ़ना है तो बेसिक्स क्लियर करेंगे। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप टफ़ से टफ़ चीज़ भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देन ऐड योर बेसिक्स विथ फैक्ट्स। फैक्ट्स को भी साथ ही साथ ऐड करते जाना है। इसके बाद को रिलेट करना है आपकी रीडिंग को जो करंट में चल रहा है उसके साथ, ठीक है ना। वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पर भी आपको इन सब चीज़ों को जोड़ करके देखना है। डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती जाती रहती हैं। नेक्स्ट आर के बाद था हमारी टेक्निक में डब्लू। तो डब्लू को हम देख लेते हैं क्या है। तो डब्लू मीन्स राइट। रीड तो कर लिया आपने, अब राइट भी तो करना होगा उसको लिखना भी होगा। लिखने में क्या ध्यान रखना है आपको, राइट योर नोट्स इन वेरी इजी वे विच यू अंडरस्टैंड ईज़िली। हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। अब राइट कैसे करना है कि अपने नोट्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में लिखें ताकि आप उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब सहजता से समझ सकें। नोट्स बनाना कैसे है, नोट्स बनाने के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स को बहुत ही इजी वे में लिखें, बहुत ही आसान सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरल टेक्निक के साथ, ठीक है। तरीका आपका सरल होना चाहिए। ये नहीं कि बुक में तो यार बहुत से टफ चीज़ें दे रखी हैंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से लिखनी है ताकि आप उस अपने हिसाब से लिखना है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। जब ऐसा है कि आप नोट्स बना लेंगे फिर बुक छूने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर क्या है ना, आप अपनी नोट्स पढ़ेंगे। तो आप अगर नोट्स भी टफ बना डाले, नोट्स भी जो है बुक की तरीके ही छाप दिए, बुक पढ़ लिया वही बुक की चीज़ें इसमें छाप लिए आप, तब तो फिर हो गया काम। तब क्या है, आप नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपसे दोबारा बुक उठाएंगे, तब उसको समझेंगे, तब करके अपनी भाषा में अपने तरीके से इजी वे में अपनी नोट्स बनानी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। नोट्स ऐसे नहीं चाहिए, शॉर्ट एंड श्योर नोट्स लिखें ताकि आप उसको पढ़ें तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाए कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे था, ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूज़ साइंटिफिक नोट्स। जैसे कि मीन्स क्या है इसका मतलब, साइंटिफिक नोट्स का मतलब क्या है, मीन्स नॉट राइट यूजलेस थिंग्स। समझ रहे हैं, मतलब नोट्स का मतलब है बहुत ही जो है ज़्यादा, नोट्स का मतलब है कि बहुत भारी भरकम नोट्स नहीं बनाना है, भारी भरकम नोट्स नहीं बनाना है। सपोज़ एक टॉपिक है या एक चैप्टर को जो है कम से कम 2 to 3 पेजेस में आपको उतार देना है पूरा। 2 to 3 पेजेस बहुत हो गया ये, 2 to 3 पेजेस मेरे हिसाब से, ठीक है। और शॉर्ट कर सके तो शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट्स का मतलब ये है कि बस आपको पिकअप पॉइंट मिलना चाहिए, पिकअप मिल जाए और आप उसका मतलब समझ जाएं, ठीक है। तो आपकी नोट्स वो कारगर होती हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप, चाहे रिटन एग्ज़ाम्स दे रहे हो, वहाँ पर आपको वो चीज़ तुरंत याद आ जाए और आप स्ट्राइक कर जाए दिमाग और आप उसको लिख डालें या उसको टिक कर दें। ऐसी नोट्स होना चाहिए। अब क्या है कि अगर आप नोट्स ही, अगर मान लीजिए 10 पेज का एक लेसन था और आपने उसको जो है मान लीजिए आपने 5 पेज में, आपने आधा भी बना लिया, 5 पेज में कर लिया, तो भी क्या मतलब है यार, कोई नहीं मतलब है। आप अगर 10 पेज का है तो आपको 1 या बहुत ज़्यादा 2 पेज में इसको सिमट कर देना है, ख़त्म कर देना है। मीन्स 1 से 2 पेज में आपको पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है कि आपको रिटन के लिए और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, अच्छा ऑब्जेक्टिव के लिए आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आप 2 पेजेस अलग बना लीजिए ऑब्जेक्टिव में, और रिटन वाले में अपना 2 पेज अलग बना लीजिए, ये हो सकता है। और अगर आप बहुत अच्छा आप टेक्निक रखते हैं, आप लिखने का तरीका आपको पता है, तो आप उसी 2 पेज में रिटन एंड ऑब्जेक्टिव दोनों का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप उसमें फैक्ट्स वगैरह डालें और कोटेशंस वगैरह डालें तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। बट आपकी नोट्स जो है बहुत ही मतलब बहुत ही सारगर्भित होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। 10 पेज का अगर एक चैप्टर है तो 1 to 2 पेजेस बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राइट ओनली रिलेटेड थिंग्स विच यू कनेक्ट विद योर आंसर। ये भी वही चीज़ है कि आपको वही चीज़ लिखना है, केवल वही चीज़ें शामिल करनी है अपने नोट्स में
जो आप अपने आंसर के साथ कनेक्ट कर पाएँ, मतलब यूज़लेस थिंग्स नहीं डालना है उसमें, ठीक है ना। अब डाल दिए पूरा, वही चीज़ है कि 10 पेज को अगर आप 5 पेज में लिखेंगे तो अनरिलेटेड चीज़ लिखेंगे ही, ज़ाहिर सी बात है। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये है वो है, अरे यार ऐसा थोड़ी ना बनाना है। फिर ऐसा समझने का हो तो फिर दोबारा किताब पढ़ लो भाई, किताब पढ़ के अपना अलग से एक नोट्स का मतलब ये है यार कि एक बार उठाओ बस देखें। अब 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर का 5-5 पेज का भी आप नोट्स बनाए, 10 बचे 50 पेज का आज मतलब 10 चैप्टर की एक किताब से 50 पेज की आप फिर एक आप किताब बना दिए, मतलब एक बुक और हो गया। और ये वाली तो ऐसी है कि ये समझ में नहीं आ रही, फिर ये वाली बुक पढ़ रहे हो बार बार, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा बनाना है कि वो आपका 10 लेसन का है तो 10 पेज बहुत ज़्यादा मुश्किल 15 पेज में सिमट जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये कैसे होगा, अब ये 10 मतलब 10 लेसन की जो है 15 पेजेस में कैसे सिमटाएंगे, जब आप यूज़लेस थिंग्स उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी रिलेटेड चीज़ लिखेंगे आप अपने आंसर से, तभी आप उस नोट्स को जो है कॉम्पैक्ट कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आल्सो राइट फैक्ट्स एंड कोटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए आप जो है अलग से जो है एक पेज में आप उसको राइट कर सकते हैं जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो आप बनाएंगे और उसमें आ जाएगा फैक्ट्स वगैरह, लेकिन कोटेशंस वगैरह भी आप इसको जो राइटिंग आंसर करते हैं, ठीक है, जो राइटिंग वाले आंसर्स हैं उसके लिए कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फैक्ट्स भी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा और आपका आंसर में 4 चांद लग जाएगा, ठीक है ना। जानते हो एडवर्टीज़मेंट का ज़माना है, जिसको जितना दिखाएंगे उतना ही वो दिखेगा और उतना ही बिकेगा, समझ रहे हैं। तो आपको कोटेशंस और फैक्ट्स से आपको सजा देना है अपने आंसर को। अब इसके लिए आपको फैक्ट्स और कोटेशंस लिखने होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि 100 कोटेशंस लिख डाले जो याद ही नहीं हो रहे हैं, लिखनी उतनी चीज़ें जितनी याद हो जाए, ठीक है। मान लीजिए एक टॉपिक से दो कोटेशंस, 3 कोटेशंस, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो 4, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं कि भर डाले पूरी कॉपी कोटेशंस, है ना। फैक्ट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए तो फैक्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। रिटेन के लिए भी फैक्ट्स पढ़ना है, लेकिन रिटेन में फैक्ट्स कम भी याद है तो भी चल जाएगा, ठीक है। रिटेन्स में आपको कोटेशंस वगैरह डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फैक्ट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है। कोटेशंस का क्या है कि अभी 100 कोटेशंस है तो 100 के 100 थोड़ी नहीं याद करने यार, एक टॉपिक से संबंधित कुछ आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें जो भी कोटेशंस वो लिख लीजिए ताकि वो हमेशा याद रहे। आप 100 लिख लेंगे तो 100 के 100 थोड़ी ना याद रहेंगे, एक चैप्टर से या एक टॉपिक से 2-3 कोटेशंस बहुत होते हैं, ठीक है। समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑलवेज समराइज्ड नोट्स, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको कि आपको कॉम्पैक्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आप पढ़ सकें, रीड कर सकें जो है, ठीक है, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा RW फिर R। तो RW हमने देख लिया, रीड, राइट, फिर R रिवीजन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेसनेस, माने आपको सक्सेस होने के लिए जो है ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कम ही पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ऑलवेज रिवाइज योर नोट्स 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। अब ये तभी हो पाएगा जब आप इसको बहुत ही शॉर्ट और कॉम्पैक्ट बना पाएंगे, ठीक है ना। जब आप शॉर्ट और कॉम्पैक्ट बनाएंगे तभी आप 2 to 3 टाइम्स जो है इन अ डे, एक दिन में, तब आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। ये कब होगा, जब आपके नोट्स शॉर्ट होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, आपके हिसाब से होंगे, सरल शब्दों में होंगे, सहज होंगे समझने में। पता चला नोट्स उठाए, पहली बार पढ़ रहे हैं, 50 पेज का आपने बनाया एक नोट्स और पढ़ रहे हैं, वो भी टफ भाषा में लिखे हैं, अपने भाषा में लिखे भी नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा है, उसी को पढ़ने में एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं कि वही पूरा दिन चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना भाई, सरल शब्दों बनाना है, आराम से बनाना है, ताकि आपको नहीं 3 टाइम्स तो 2 टाइम्स तो कम से कम इसको रिवाइज़ ही कर लेना है। अभी आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लेना है कि मेरे को कब रिवाइज़ करना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है, इस तरीके से वो आपको बना लेना है, ठीक। तो ऑलवेज रिवाइज योर नोट्स 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। एक दिन की बातें कर रहे हैं, हफ्ते महीने के बाद नहीं कर रहे कि महीने में 2 से 3 बार, ठीक है ना। बहुत कामचोर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है कि महीने में एक बार, ये डे की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन में 2 to 3 टाइम्स, याद रखिएगा। देन है रिवीजन इज़ की ऑफ सक्सेस। जाहिर सी बात है, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपको याद होगा, जब जितना याद होगा उतना आप अच्छा परफॉर्मेंस
डे टू डे लाइफ में और अपने एग्ज़ाम्स में दे पाएंगे। जितना याद होगा उतना ही आप उसको अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों यार, एग्ज़ाम में याद रहेगा तभी तो लिखोगे उसका आंसर, याद रहेगा तभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन टिक मार के आ जाओगे। हाँ तभी बोलोगे ना, हाँ यार मैंने 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व किए। लिखने वालों में बोलोगे हाँ मैं 5 क्वेश्चन आए तो मैंने 5 के 5 लिख डाले, यार क्या बात है और बहुत ही अच्छा लिखा है मैंने। ये कब होगा, जब आप रिवाइज़ करेंगे 2 to 3 टाइम्स। और रिवाइज़ कब करेंगे, जब आपके नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट होंगे और सरल भाषा होंगे, ताकि आप उसको बार बार दोहरा सकें। समझ रहे हैं मेरी चीज़ ना। फिर क्या था देख लेते हैं। RWR अब है P, तो R फॉर रीड, राइट, रिवीजन एंड P ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया, ठीक है, रिवाइज भी कर लिया, अब प्रैक्टिस नहीं किए तो कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट यू रीड, राइट एंड रिवाइज, ठीक है। आपने जो लिखा है, जो पढ़ा है और जो लिखा है और जो इसको आपने रिवाइज़ किया है बार बार, अब सपोज़ कि आपने उसको बहुत रिवाइज़ किया, बहुत रिवाइज़ ही कर रहे हैं, खाली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं होता है उसका, ठीक, कोई मतलब नहीं है अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया। तो आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पढ़ा हुआ है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर्स ले लेने हैं, ओल्ड पेपर्स ले लेने हैं, उसको लगाने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स उसको लगाने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, या जैसे भी आपको समझ में आता हो लगाइए, मीन्स प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने रिटेन कर लिया है तो रिटेन का अगर आप जो है आप एकेडमिक कर रहे हैं तो आप ओल्ड पेपर्स ले लीजिए, मॉडल पेपर्स ले लीजिए, उनको लिखिए बार बार, उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम है कोई भी कॉम्पिटिटिव, जैसे पीसीएस हो गया या कुछ भी हो गया, यूपीएससी दे रहे हैं आप, यूपीपीएससी दे रहे हैं आप, तो आप ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उनको सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने के बाद उसको जो है अपने एल्डर्स से, जो भी जिसको आप समझते हो कि हाँ उनको दिखाना चाहिए, आप उनको दिखाइए कि देखिए आप इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ठीक है। तो आपके एल्डर जो है आपके सीनियर ही आपको सहायता कर पाएंगे सब चीज़ों में। और नेगेटिव वाले सीनियर के पास मत जाना यार, ठीक है, बहुत काटते हैं भाई वो बताएंगे कम, अवहेलना ज़्यादा करेंगे, आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा भर देंगे आपके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका हितैषी हो, ठीक है। तो आप ताकि राइट करें और उनको दिखाएं आपकी हाँ सर इसमें क्या कमी है, तो वो आपको बता पाएँ, ऐसे लोग के पास जाना है, ठीक है। नेगेटिव जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हो उसके पास नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। ये तो तैयारी करने की जगह जहाँ आप तैयारी करते हैं ये बहुत होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बता दिया मैंने कि अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो है खूब प्रैक्टिस करिए, ओल्ड पेपर्स को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। मीन्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार, क्या पढ़े हैं वो हमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी तो देखना है ना। अगर जो चीज़ें हैं नहीं आ रहा है तो अपने नोट्स को अपडेट भी करते रहिए, समझ रहे हैं, डे टू डे अपने नोट्स को अपडेट भी करते रहिए। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जो रीड करना है वो आपको प्रेजेंट एंड करेंट से को रिलेट करके पढ़ना है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जब आप रीडिंग करेंगे ना तो आपको करेंट से इसको को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको पढ़ना है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें पूछता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है तो 1 ईयर के अंदर की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पीछे से पूरा देख करके पढ़ना होता है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है उसको मिला करके आपको पढ़ना होता है एंड प्रैक्टिस आपको करनी होती है। और ये समझ में कब आएगा, प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ तो नहीं आ गई है और मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये देखेंगे आप, तब उसको क्या करिएगा, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है, जो आपको रिलेवेंट लगता है वो आप अपडेट कर लीजिए अपनी नोट्स में, समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस भी कर लिया आपने, अब धीरे धीरे आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया, फिर आपने उसको रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, एंड नाउ डी क्या है भाई, डी है डिस्कशन। ये जो है आप अगर इसको कह लें तो आज का नहीं, बहुत पहले तो चर्चाओं पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई थी, समझ लो। आज भी यही होती है। चाय की दुकान पे सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होता है बता सकते हैं आप? चाय वाला खुद क्योंकि वो दिन भर सारी सबकी बातें सुनता रहता है, उसको खुद इतना ज्ञान हो जाता है कि वो आपको उस टॉपिक पे बता सकता है, ठीक है। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो अब तो एक टॉपिक पे चर्चा करके चले जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो इस एक टॉपिक के अलावा
100 टॉपिक दिन भर में सुनता है, ठीक है, 100 में से अगर उसको 50 भी याद है, मान लीजिए 10 टॉपिक है, बड़ी बात होगी, 10 टॉपिक भी अगर सुनता है वो, 10 में से अगर उसको 2 भी याद रह गई तो आपने तो एक ही पढ़ा था, आपसे ज़्यादा तो उसको पता हो गया ना 2, ठीक है। तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एक मजाक वाली बात थी, बट डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा से चलता चला आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। अब कोई चीज़ है, किसी चीज़ को आप अगर पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप क्या, जब आप डिस्कशन करेंगे उसके बारे में तो क्या होगा कि आप सामने वाले को समझाएंगे, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए वो गलत, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा है और वो गलत बोलता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे था, तो आप कहेंगे नहीं भाई, मैंने नोट्स बनाया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, रिवाइज़ किया हुआ है, मैंने यहाँ तक की प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप जब बताएंगे आप, तो उस कॉन्सेप्ट को आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और आप जब उसको समझा रहे होंगे तो आप उसे नहीं समझा रहे होंगे, आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे होंगे, आपके खुद के डाउट्स और क्लियर हो रहे होंगे, समझ रहे हैं आप। तो आपको डिस्कशन, अगर आपको कहीं पर मिल जाता है किसी से, कोई अपना समकक्ष या आपका सीनियर या जूनियर कोई भी, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका ही फ़ायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपने डिस्कशन कर लिया 1-2 बार तो ज़िंदगी भर भूलेंगे ही नहीं उस चीज़ को, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स बाय डिस्कशन। ओके, यू लर्न ऑलवेज न्यू थिंग्स बाय योर डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन से और क्या फ़ायदा है? डिस्कशन का ये फ़ायदा है कि सपोज़ आपने डिस्कस कर लिया किसी टॉपिक को, ठीक है, और सामने वाला भी उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है और उसने कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो कि आपने अपने डिस्कशन में, आपको वो पता नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा अरे यार अच्छा ये भी चीज़ है इसमें, तब आप जाके उसको पढ़ेंगे, देखेंगे हाँ यार ये चीज़ तो मिली नहीं थी मेरे को, वो सही बोल रहा था अगला, हाँ। तो आप क्या करेंगे, डिस्कशन से क्या होगा कि आप नई चीज़ भी सीख लेंगे। यानी अब आपके जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, या फिर आपने जो भी तैयार किया है, उसमें क्या है कि आपका एक प्लस पॉइंट हो गया ना, आपने एक चीज़ और उसमें जोड़ दी है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता था, आपको नहीं पता था, इससे आपका फ़ायदा हुआ। आप उस डिस्कशन से आप ये भी समझ गए, अभी तो आपको इतना ही पता था, आप उस डिस्कशन के साथ में वो भी ऐड कर लिए, ठीक। तो इससे आप नई चीज़ भी सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई आदमी है ना, मशीन तो है नहीं, जितना डाटा डाले उतना ही उसका उत्तर दे दिया। व्यक्ति का नेचर होता है, जनमानस का नेचर होता है भूलना, या सारी चीज़ें, आदमी अभी इतना तो ज्ञानी पुरुष है नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ लिए, सब चीज़ें इंक्लूड कर लिए। भैया हज़ारों चीज़ें पढ़ी रखी हैं मार्केट में, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। वो कैसे आएंगी? तो वो आएगी डिस्कशन से, ठीक। तो डिस्कशन से आप नई चीज़ भी सीखते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। देन यू कैन थिंक मल्टी डायमेंशंस बाय डिस्कशन। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है कि सपोज़ आपने कोई भी आइडिया, आपने कॉन्सेप्ट आपने जो है किसी के साथ शेयर किया, आप एक वे में, सपोज़ आपने सकारात्मक चीज़ का नोट्स बनाया था, आपने सकारात्मक बात की, उससे सकारात्मक चीज़ों को उसके साथ जो है आपने डिस्कस किया, लेकिन जो सामने वाला था, आपने सकारात्मक चीज़ जो है डिस्कस किया, सामने वाला था वो भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने नकारात्मक चीज़ें पढ़ी हुई थी उसकी, और उसने नकारात्मक चीज़ें डिस्कस की। तो अब आपको पता चलेगा हाँ यार इसमें तो ये भी नेगेटिविटी भी शामिल थी, मेरे को पता ही नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है आंसर्स राइटिंग के लिए और आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, कि आपको उसका दूसरा फेज़ पता चल जाएगा उस कॉन्सेप्ट का जो आपने पढ़ा हुआ है कि यार इसका निगेटिव था। तो भी आप जब उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यही चीज़ निगेटिव वाले के साथ भी होगा, जो निगेटिव बता रहा है खाली, तो वो भी सोचेगा यार इसके पॉजिटिव चीज़ें भी थी, हो ये चीज़ तो मेरे से छूट ही गई, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे पता चल जाएगा, नए डायमेंशंस को आपका पता चलेगा कि हाँ आपने एक फेज़ पढ़ा है तो आपको उसको 2 फेज़ 3 फेज़ 4 फेज़, मतलब कई तरीके की चीज़ें। भाई कोई आंसर है, देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है तो अब उस क्वेश्चन का आंसर सब, मान लीजिए 50 लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 50 लोग आंसर्स वही लिखेंगे, आंसर वही लिखेंगे, बट उनके लिखने का तरीका, उनके डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं। अब जितने लोग हैं उतनी अलग धाराएं, विचारधाराएं हो जाएंगी, वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, सब एक जैसे थोड़ी ना लिख लेंगे। यही एक चीज़ है, अगर आपने इसको 2 लोगों से डिस्कस किया है तो आप 2 लोगों की विचारधारा को आप और समझ पाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको 2 नई चीज़ें समझने को मिलती हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर डिस्कस करेंगे तो आपको नए नए डायमेंशंस के बारे में पता चलेगा, उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो डिस्कशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
ऑलवेज डिस्कस दोज थिंग्स विच यू थिंक इट इज़ हार्ड फॉर यू मी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा यार ये टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक या कोई चैप्टर या कोई थिंकर या कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि यार मेरे को ये टॉपिक यार बहुत ही टफ लगता है, वो बहुत कठिन है, तो क्या है कि उसको जितना दबाए रखोगे, छुपाए रखोगे आप, उतनी ही परेशानी होगी आगे चल के आपको। उस टॉपिक को ही आप डिस्कस कर डालिए ना। अगर आप उसको डिस्कस करते हैं किसी दूसरे के साथ, हो सकता है आपको कम आता होगा, सामने वाले को बहुत आता होगा, लेकिन आपके कम आने में और उसके बहुत आने में भी फ़ायदा है आपका, क्योंकि उसको बहुत आता होगा तो बहुत सी बातें आपको बताएगा और डिस्कस की हुई चीज़ें बिल्कुल याद रहती हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे अभी आप किसी बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है, किसी बुक को पढ़ लीजिए आप, और आपको उस बुक के बारे में अभी आपको जो है 1 घंटे बाद पूछा जाए तो आप उस बुक के बारे में नहीं बता पाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बता पाएंगे लेकिन बहुत चीज़ें नहीं बता पाएंगे। वहीं पर अगर आपने कोई मूवी देख ली है तो आपसे उस मूवी के बाद पूछा जाएगा ना, आप पूरी मूवी का एक एक चीज़ बता देंगे, भाई ऐसे आया था, ऐसे से किया, अरे भाई क्या मज़ेदार, क्या फाइटिंग थी, ये था वो था, है ना, वो आप तुरंत बता लेंगे। अब ये इससे क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आपने बुक रीड किया, आपने बुक में भी 3 घंटे टाइम दे रहे हैं, आप मूवी में भी 3 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो 3 आवर्स आपने बुक रीड की और तब आपसे पूछा जा रहा है, और 3 आवर्स आपने मतलब वीडियो देखा या आपने मूवी देखी तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़्यादा डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं उतना। या आप करके देखिएगा, आपको बिल्कुल देखिए इसको पता चल जाएगा। यहाँ पे कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि यहाँ पर हमने ऑडियो, वीडियो और विजुअल के तरीके से, तीनों तरीके से मैंने यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था। जो चीज़ हमको दिखती है, सुनाई देती है, ठीक है, वर्चुअल होती है, जो चलती हुई रहती हैं, वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। वो एक्टिंग करके मतलब पूरा बताते हैं, समझ कर उसमें चलती है तो हमको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। अब बुक में क्या है कि काले अक्षर लिखे हुए हैं, बस काले अक्षर, आपने पढ़ा, जितना आप समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो फिर राम भरोसे हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपने उसको केवल रीड किया है, तो रीड एक डायमेंशन हो गया, मीन रीड ही केवल, मतलब रीड से ही आप पूरी चीज़ें आप नहीं उकेर सकते हैं, ठीक है। अब हम वीडियो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक का वीडियो बनाने लगे, फिर चलो भाई पूरा शूटिंग करके इसको एक वीडियो बना डालते हैं आज, ताकि हम उसको देखेंगे तब हम उसको समझेंगे, भाई इतना करने की ज़रूरत नहीं है बस खाली डिस्कशन कर लेंगे आप, तो ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये जो मूवी वाली चीज़ थी ये आपको इससे मिल जाएगी, ठीक। और अगर हार्ड टॉपिक आप डिस्कस करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यही चीज़ था, हार्ड टॉपिक को आप, यही था कि हार्ड टॉपिक को आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, और उसी को आप अगर देख रहे हैं, ठीक है, मूवी तरीके से, तो आप उसको बिल्कुल समझ पाएंगे। सेम टू सेम ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। तो लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये जो मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, RWRPT, ठीक है। अब अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली हैं, अब आपने इतनी चीज़ें कर ली हैं, तो अब आपको मिलने वाला है फिर माइंड मेकओवर करना है, ठीक है। इसके बाद माइंड मेकओवर का क्या है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डोंट कंफ्यूज विद योर एम, आपका जो लक्ष्य है उसके साथ कभी कंफ्यूज मत होना। क्या है कंफ्यूज, यार ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है। अपना जो एम है उसको बिल्कुल टारगेटेड रखना, ठीक है, अपना जो टारगेट है उसको बना के रखिएगा। डोंट डिप्रेस्ड एवर, कभी भी डिप्रेस मत होइएगा, ठीक है, यार मेरे को ये नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये वो, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं, डिप्रेस्ड होना नहीं। डोंट थिंक निगेटिव मत सोचिएगा, निगेटिव जितना आप निगेटिव सोचेंगे उतना ही आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। टेक गुड फूड एंड हेल्दी ऑलवेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फूड्स नहीं लेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। काम योर माइंड ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंघम नहीं बनना है ठीक है, अपने माइंड को हमेशा काम रखिए, शांत रखिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके माइंड के लिए हैं, ये एक्स्ट्रा है और ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप योगा वोगा, टीम झामड़ा, बहुत चीज़ें आती हैं, आप करना चाहें तो करिए, बट ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है अपने एम के साथ, डिप्रेस्ड नहीं होना है, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, गुड फूड्स लेना है, हेल्दी रहना है और माइंड को शांत रखना है। इतना ही चीज़ कर लिए ना तो आपके लिए काफ़ी है, बहुत है इतना। देन आपने अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं, ठीक है, मेरा RWRPT का कॉन्सेप्ट और ये माइंड मेकओवर, देन द सक्सेस इज़ नाउ फाइनली यू गॉट व्हाट यू थिंक, और अब आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा हुआ है, ठीक है। तो
बहुत ही छोटी सी चीज़ थी लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कि रीड क्या करना है, ठीक है, रीड के कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस देख के समझ लेना है। राइटिंग के बारे में कैसे राइट करना है, कैसे राइट नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी हैं। फिर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। रिवीजन सक्सेस की है, समझिए एक तरीके से, ठीक है। रिवीजन के बाद फिर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या रिवाइज़ किया, ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाता है फिर आपका डिस्कशन में वो चीज़ आती हैं जो आपसे छूट गई हैं, ठीक है, आपसे छूट गई हैं और साथ ही साथ आपने जो सीखा है उसको आप और अच्छे से डेवलप कर पाते हैं डिस्कशन में, ठीक है ना। आपको जो आता है वो आप अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और अच्छे से आप डेवलप कर पाते हैं। साथ ही साथ वो आप नई चीज़ भी इसमें सीखते हैं। आपको वो चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलती हैं जो आपको नहीं आती हैं डिस्कशन से, ठीक। और इसके बाद जो मैंने बताया है माइंड मेकओवर के लिए कि निगेटिव नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें आप उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपने अगर आंसर राइटिंग की है या आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आप अपने सीनियर्स की या अपने बड़े भाई की, अपनी बड़ी बहन की या जिसकी भी सहायता ले सके लीजिए, ठीक है। कोचिंग का या जैसे भी आप अगर कर पाते हैं तो आप सहायता लीजिए और आप अपना परीक्षण करवाइए। मीन्स आप जो लिखते हैं उसको आप दिखाइए कि हाँ मैंने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, ठीक है, और शेयर करिए ताकि सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल पाए। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है, क्यों, क्योंकि अभी इंटर करके आए हैं यार, उसको पता ही नहीं है यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। वही पुरानी विचारधारा, हाँ भाई पूरी बुक पढ़नी है, ये करना है वो करना है, इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं फिर। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको आपके एम के लिए, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप जल्दी सक्सेस होंगे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू।